नमस्कार साथियों, एसआर शॉर्ट हैंड क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे छात्रों, जिस तरह आपको पता है हमारा एक स्किल टेस्ट का बैच हमारे चैनल पर प्रारंभ है, जिसमें से ग्रेड सी के और ग्रेड डी के दोनों के स्किल टेस्ट दिए जा रहे हैं, जो कि अनवरत एग्जाम तक चालू रहेंगे। आज ग्रेड सी का स्किल टेस्ट नंबर 2 जो मैं देने जा रहा हूं। अभी तक ग्रेड डी के भी 3 स्किल और ग्रेड सी के आज दूसरा स्किल मैं देने जा रहा हूं। आइए पेन कॉपी कलम के साथ प्रारंभ करते हैं ग्रेड सी स्किल टेस्ट 2024 टेस्ट 2। स्पीच प्रारंभ होगी 2 सेकंड के बाद। महोदय, जम्मू कश्मीर के कठुआ में पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश के 2 आतंकियों के मारे जाने से फिर से यह सिद्ध हुआ कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसकी पुष्टि इससे भी होती है कि ये दोनों आतंकी पाकिस्तान से ही आए थे। सुरक्षा बलों ने गत दिवस इनके बचे हुए साथियों को जम्मू कश्मीर संभाग के एक ही अन्य इलाके में घेरा। देर सवेर ये भी मारे जाएंगे, लेकिन यह आवश्यक है कि उनका सफाया करते समय सुरक्षा बल सतर्कता बरतें ताकि किसी तरह क्षति न उठानी पड़े। यह अच्छा नहीं हुआ कि कठुआ में आतंकियों से मुठभेड़ करते समय जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को अपना सर्वोच्च बलिदान देना पड़ा। कठुआ के जंगलों में पाकिस्तान से आए आतंकियों की तलाश यही बताती है कि वे सीमा पार से घुसपैठ करने के समर्थ बने हुए हैं। यह घुसपैठ पाकिस्तान के सहयोग और समर्थन के बिना संभव नहीं। भारत को इस असंभव बनाने के लिए नए सिरे से कुछ जतन करने होंगे, इसलिए और भी अधिक क्योंकि पिछले कुछ समय से यह साफ दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद अंतिम सांसें ले रहा है। इसका परिणाम इससे मिलता है कि वहां के अलगाववादी गुट मुख्य धारा में लौटने लगे हैं। हाल में 4 अलगाववादी गुटों ने जिस तरह मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया, उससे यही रेखांकित होता है कि जम्मू कश्मीर में यह धारणा प्रबल हो रही है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद एवं अलगाववाद निरर्थक है। कठिनाई यह है कि पाकिस्तान यह समझने के लिए तैयार नहीं कि वह एक हारी हुई निरर्थक लड़ाई लड़ रहा है। पाकिस्तान का अंध भारत विरोध लाइलाज हो गया है। इसलिए पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के दमन और उत्पीड़न का उल्लेख करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर को यह कहना पड़ा कि इस पड़ोसी देश की कट्टर मानसिकता को नहीं बदल सकते। यह सही भी है, क्योंकि आतंकी संगठनों को पालने पोषने की अपनी नीति के चलते वह आर्थिक रूप से बदहाल है और फिर भी जम्मू कश्मीर को अस्थिर अशांत करने की अपनी सनक छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इन स्थितियों में भारत को उसे सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ नया और अलग करना होगा। एक तो उस पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ाना होगा और दूसरे यह सीधा संदेश देना होगा कि उसे जम्मू कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देने की कीमत चुकानी पड़ेगी। जब तक पाकिस्तान यह कीमत नहीं चुकाता, तब तक वह भारत के लिए खतरा बने आतंकियों को प्रश्रय देता रहेगा।
और जम्मू कश्मीर में उनकी घुसपैठ भी कराता रहेगा। बेहतर हो कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आलोचना करते हुए ऐसी किसी रणनीति पर अमल भी करे जिससे उसे यह आभास हो कि यदि वह अपनी हरकतें नहीं छोड़ता तो वह चैन से नहीं रह पाएगा। संजय गुप्ता दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास में आग लगने के दौरान मिले अधजले नोटों ने एक बार फिर न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। इस मामले में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का प्रश्न फिर से सतह पर आ गया है और वह व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके पहले भी कई बार उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों के भ्रष्टाचार के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन विडंबना यह है कि किसी भी मामले की नीरछीर ढंग से जांच नहीं हो सकी और ना ही आरोपित न्यायाधीश को महाभियोग के जरिए हटाया जा सका। आम जनता उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों को इस निगाह से देखती है कि वे संविधान और साथ ही सामान्य जन के अधिकारों के रखवाले हैं। जब जब न्यायाधीशों के भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है तब तब आम जनता का न्यायपालिका पर से भरोसा डिगता है। समय के साथ यह धारणा आम होती जा रही है कि न्यायपालिका अपना काम सही तरह नहीं कर रही है। अदालतों से जिन लोगों का वास्ता पड़ता है उनमें तो यह धारणा कहीं अधिक प्रबल है, क्योंकि उन्हें समय पर न्याय नहीं मिलता। निचली अदालतों की दयनीय दशा से आम लोग कहीं अधिक अवगत हैं, जहां तारीख पर तारीख का सिलसिला कायम रहता है और लंबित मामलों की संख्या करोड़ों में है। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के हालात भी उन लोगों से छिपे नहीं जिनके मामले वहां चल रहे हैं। चूंकि जनता का एक छोटा प्रतिशत ही न्याय पाने के लिए उच्चतर न्यायपालिका के दरवाजे पहुंचता है, लिहाजा शेष जनता यह मानकर चलती है कि नेताओं और नौकरशाहों के मुकाबले उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीश उसकी समस्याओं का समाधान करने में कहीं अधिक तत्पर हैं। पर अब ऐसा कहना कठिन होता जा रहा है। जस्टिस वर्मा के मामले के बाद ऐसा कहना और कठिन होगा। उच्चतम न्यायालय ने जस्टिस वर्मा के मामले की जांच के लिए 3 न्यायाधीशों की एक समिति गठित कर दी है। वह यह पता लगा रही है कि जस्टिस वर्मा के घर मिले अधजले नोट किसके थे और कहां से आए। इसकी जांच इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जस्टिस वर्मा कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि अधजले नोट किसके हैं और कहां से आए। वे खुद को फंसाए जाने की साजिश की ओर संकेत करते हुए यह भी कह रहे हैं कि उनके आवास के जिस आउट हाउस में आग लगी वह उनका या उनके परिवार के सदस्यों का आना जाना नहीं था। उनका यह भी कहना है कि आउट हाउस में आग लगने के दौरान नोट जले। इसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई। पता नहीं सच क्या है, लेकिन इस मामले की जांच रपट शीघ्र सामने आनी चाहिए, अन्यथा पहले के मामलों की तरह यह भी लोगों की स्मृति से ओझल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जस्टिस वर्मा को वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया है और फिलहाल उनके मामले में एफआईआर
दर्ज करने की जरूरत से इनकार कर दिया है। कॉलेजियम की ओर से जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजे जाने के फैसले को लेकर कई सवाल उठे हैं। नैतिकता का तकाजा यह कहता था कि मामले की जांच होने तक जस्टिस वर्मा को छुट्टी पर भेजा जाता, इसके बजाय उन्हें वापस उनके पैतृक हाई कोर्ट भेजा गया। हालांकि उन्हें कोई न्यायिक काम नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कॉलेजियम के फैसले से इलाहाबाद। मेरे प्यारे छात्रों, यह स्पीच बहुत ही स्टैंडर्ड स्पीच है ग्रेड सी की। अगर आपने इसको लिख लिया, इनके शब्दों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया कई बार, तो यकीन मानिए ग्रेड सी जिन बच्चों के नंबर अच्छे हैं और जो इस स्पीच को लिख लेते हैं, तो आप अपना सिलेक्शन मानकर चलिए और अभी से लड्डू बांट दीजिए। तो मैं ऐसी स्टैंडर्ड स्पीच एग्जाम तक लाता रहूँगा। बस आप लोगों से एक विनती यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम जॉब के साथ आपको ये सब दे रहे हैं तो मेहनत ज़्यादा लगती है। तो आप लोग मेरे हौसले को बनाए रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो लाइक करें। हम फिर मिलते हैं अगले ग्रेड सी के स्किल टेस्ट के साथ। नमस्कार।